नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। इस डिस्कशन का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। देखते हैं आज कौन कौन सा न्यूज़ हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। पहला जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है कि मॉडल किराएदारी अधिनियम। दूसरा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड और मॉडल किराएदार जो अधिनियम अभी लाया गया सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला आर्टिकल, मॉडल किराएदार अधिनियम 2021। ये इसको जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से इसको लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मॉडल किराएदारों के लिए जो अधिनियम लाया गया था और किराएदारों में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कानून लाया गया है, अधिनियम लाया गया है। इसी अधिनियम के तहत कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि भारत की जो आबादी है 2018 और 23 के बीच में दोगुना हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जाता है। जैसे ही आपने देखा कि भारत शहरों की आबादी दोगुनी हो रही है, तो शहरों की जो आबादी दोगुनी हो रही है उसका कारण एक है कि हमारे यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कि दूसरे जगह से व्यक्ति कहाँ पे आते हैं? शहरों में काम करने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए। तो यहाँ पे जब इनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो घर तो उतना ही है, आवास तो उतना ही है, तो इसमें किराया लेने में भी समस्या आएगी। तो किराया एक बाजार के रूप में बहुत ज़्यादा इमर्ज होकर सामने आएगा। उसके बाद है कि भारत में जो आवास की बाजार है, ये एक विडंबना के तौर पे आप कह सकते हैं। पहला चीज़ें ये है कि तकनीकी रूप से जो एक 2000 आवास की कमी थी 2014 में, इसके आकलन में तकनीकी समूह टीजी जो है टीजी 12, इन्होंने इनकी रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से जो कमजोर, ठीक है, और निम्न आय के जो व्यक्ति है उनके पास अभी भी आबादी का, ठीक है, आवास का कमी है। कितना प्रतिशत? 96% कमी है इन चीज़ों का, आवास का। उसके बाद साथ ही 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि 11 मिलियन आवास की इकाई खाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक अनुमान में ये बताया जाता है, ये आपको वैल्यू ऐड के लिए रहेगा कि 2028 तक दिल्ली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हमने इस चीज़ों को देखा कि किस तरह से हमारा आंकड़ा है, कमियां है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए। और समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि जब आप किराया लेने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे समस्या लेके आते हैं। मतलब पहले रूम रेंट जमा करवाना, एडवांस जमा करवाना, ठीक है। रूम मालिक जो ऑनर होते हैं, जैसे आप मुखर्जी नगर या करोल बाग में जाएंगे, कितना छोटा छोटा रूम होता है। इस छोटे रूम का दाम होता है 10,000, 15,000, 6,000। ये सारे क्या है? आपका कहीं ना कहीं आपको तो उनके विदाउट फैसिलिटी का आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है। इसका कारण आवास का कमी, और स्टूडेंट ज़्यादा है, आवास कम है, तो इनकी मांग बढ़ रही है। इसमें अधिनियम में जो है मॉडल किराएदार अधिनियम 2021 की मुख्य विशेषता क्या है? इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा जितने भी किराए से नियंत्रण कानून थे उसको निरस्त किया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब कौन सा कानून लेके आया जाएगा? ये कानून आएगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको लाया जाएगा। उसके बाद इसमें है कि किराए की जो राशि है मौद्रिक सीमा को हटाना, इन सीमा को हटाना। बाजार के मानकों के आधार पर जो मकान मालिक है और किराएदारों के बीच में किराए को लेके जो एक अवधि के बीच में बात अनुसार होना। इसका मतलब समझिए कि जैसे इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए क्या करते हैं, रूम मालिक क्या करते हैं कि आपने किराया नहीं दिया है, कुछ हुआ, बोलेंगे कि कल आपको रूम खाली कर देना है, ठीक है, या फिर आप 1 हफ्ते में रूम खाली कर दीजिए। ऐसा नहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये किया जाएगा कि इनको इनफ टाइम चाहिए। कितना? मान लीजिए कि 1 महीना या आप 1.5 महीना इनको इनफ टाइम दीजिए। इन टाइम के बाद ही आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ये नहीं कि आप जब चाहे तब इनको आदेश दे दिए कि आप यहाँ से हट जाइए इन चीज़ों के लिए। उसके बाद है कि मौजूदा जो अभी चुनौतियाँ है, ठीक है, जैसे अवैध कब्जा करना, मनमानी के सुरक्षा बिल लेना, जैसे आपसे करवाया जाता है ना कि 1 महीने का एडवांस आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा आपको, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आपको ही देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए? रूम तो आपका है ना, मैं तो भाड़ा दे रहा हूँ, मेंटेनेंस तो आपकी लगेगी।
रूम मालिक को मेंटेनेंस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस चार्ज को, रख रखाव चार्ज भी आपसे ही लिया जाता है, ठीक है। और उच्च लेन देन, कानूनी लागत आप ही से करवाया जाता है। मान लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशन बनवाया जाए या फिर एग्रीमेंट बनवाया जाए, तो उसका भी खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। इस तरह से एक प्रावधान इसमें इसको लेके फिर भी समाधान किया गया है कि इनको लेके चीज़ें आएगी। उसके बाद फिर स्तरीय एक विवादित नियंत्रण तंत्र को बैठाया जाएगा। जो किराए के लेके जो विवाद होगा, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस फैसले को जल्दी से ख़त्म करना। लेकिन एक फैक्ट है, ये तो इसमें विशेषता था, ठीक है, ये कानून की ये विशेषता है, मुख्य विशेषता है। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये बताया जाता है कि ये नोट में लिख लीजिएगा, आपके लिए वैल्यू ऐड रहेगा, कि विश्व बैंक जो है 2018 में ईजिंग डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि भारत में जो जिला अदालत होता है, जिला लेवल के जो अदालत होते हैं, इन अदालत को औसतन यदि वाणिज्यिक विवाद आता है, उनके पास वाणिज्यिक दीवानी विवाद आता है, उनको निपटाने में, उनको ख़त्म करने में कम से कम 1445 दिन लग जाता है। ओके, 1445 दिन इनको क्या करने में लग जाता है, इनको ख़त्म करने में, इनको इनके संबंधित समस्या को देखने में। तो हमने विशेषता देखा, विशेषता के साथ साथ अब देखते हैं कि इसकी महत्व क्या है, इस कानून का, इस अधिनियम का महत्व क्या है। इस अधिनियम का महत्व ये है कि भारत में जो किराए का आवास है, इनकी जो बाजार है, उनको जो औपचारिक रूप से लेन देन जो सुविधा है, वो इसको प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे इजी तौर पे, मतलब कि आसानी से आपको आवास मिल जाएगा। आपकी जो आपके रूम रेंट और आपके मालिक और आपके बीच में जो विवाद चल रही है, ठीक है, किराएदारों के बीच में और रूम मालिक के बीच में, ये विवाद निपटारा हो जाएगा। और इजी रूप से आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा जमा नहीं करने की ज़रूरत है, आपको कोई रख रखाव का चार्ज ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप आसानी से और कम रेंटों में मिल जाएगा। उसके बाद निजी प्रवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो निजी कंपनियां हैं, निजी वो है, ठीक है, तो वो भी आके यहाँ पे आवास अपने बाजार में लगा सकते हैं और यहाँ से सुविधा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके विशेषता के साथ साथ कुछ चिंताएं भी है इसमें। चिंताएं क्या है कि जबकि यह अधिनियम भविष्य के किराएदारों को क्या करते हैं, समझौते के रूप में देखते हैं, लेकिन अनाचक जो ढांचे को जो प्रदान किया जाता है, उसमें राज्यों की जो किराया नियंत्रण कानून है, इनको क्या किया है आपने, पीछे छोड़ दिया है। तो एक तरह से ये हो जाएगी ना कि कानून सरकार के, राज्य के कानून, और आपने एक केंद्र का कानून दे दिया, तो इनके बीच में आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा। बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है, जो एक समस्या के रूप में आएगी, जिसको आपने जारी रखें। उसके बाद ये देखिए, पिछले किराए के समझौते भी जारी रहेंगे। इनके तहत आपने कानून तो हटा दिया, नया कानून आ गया, लेकिन आप पिछले जो कानून है, किराए समझौते हैं, उनको आपने जारी कर रखा है। तो ये एक समस्या है। दूसरा समस्या कि स्थानीय स्तर के अनुसार से परिवर्तन जो शामिल है, उनमें जो अधिनियम का प्रावधान है, उसको कमजोर बनाता है। ये जो परिवर्तन करना, इनमें चेंजेस करना, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, स्थानीय स्तर पर इस कानून को कमजोर बनाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, निष्कर्ष में क्या बताता है राइटर? निष्कर्ष में राइटर ये बताते हैं कि भारत में आवास का जो क्षेत्र है, बहुत आवश्यक है, ठीक है, और इनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इनको आवश्यक सुधार की उपाय है, ठीक है। यह उम्मीद है कि इसमें, लेकिन राज्य के जो अफसर है, इसको अफसर को देखा जाए, ओके, और जनसांख्यिकीय जो के लिए जो खाली आवास है, उनको मूल स्तर पर पहुंचाया जाए। अब देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि यदि हमारे यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर है, ये आएंगे यहाँ पे, इनको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी होगी, इनके लिए रहने के लिए अच्छे व्यवस्था होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में तो काम करेंगे। मजदूर कहाँ पे काम करेंगे? ये तो काम ही करने के लिए आते हैं, ये घर बैठ के यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आते। तो यदि इनको यदि अच्छी सुविधा प्रदान हो, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान ही देके जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको जीएस पेपर 2 के आप शासन व्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया था। इस शिक्षा नीति के तहत भविष्य में जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रस्तावित किया गया है, राइट। तो एक मिनट,
इनको प्रस्तावित किया गया है और उनको परिभाषित करके एक पथ प्रदर्शन किया गया है कि इस तरह से अब लाना चाहिए इनको लिए। लेकिन अब इन्होंने तो कानून ला दिया 2020 में, अब आता है टाइम क्रियान्वयन का। अब किस तरह से सरकार को क्रियान्वयन के तौर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन यदि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो कानून क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। वो अपने जो नीति है, जो अपने पर्पज है, उस पर्पज को, उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए राइटर ये बता रहे हैं कि आपको कानून ला तो लिए हैं, इसके क्रियान्वयन पे राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्रियान्वयन को लेकर जो प्रॉब्लम आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें जो बताया गया है कि जटिल समस्या सामाजिक नीति को जो है उनके 5 पहलू होते हैं, जिसको सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है। तो वो कैसे है कि सामाजिक जो नीति है उसमें गैर रेखांकित या आकस्मिक होता है। मान लीजिए कि इस योजना चल रही है, ठीक है, सरकार ने पहले से इसको तैयार किया है, प्रिपेयर कर ली है, लेकिन यदि अचानक यदि कोई नीति या कोई चीज़ आ जाता है, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, उसको किस तरह से टैकल करके आप परिभाषित करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे, पहला। दूसरा, भविष्यवाणी, भविष्य में जो आपने कठिनाई का सामना किया है और जो फील्ड स्तर पर आप जाते हैं, उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। जो इतिहास में भी हमने देखा है, तो इतिहास की गलती से भविष्यवाणी तो आपने इस तरह से कर दिया, लेकिन अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे लैब की व्यवस्था, ये चीज़ें किया गया है, लेकिन यदि लैब में यदि कोई स्टूडेंट कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो क्या इसके लिए कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल बगल में होना चाहिए, ठीक है, या फिर फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि भविष्य में हमने दिया है, लेकिन ये अचानक आ जाता है, आकस्मिक निधि से आता है, ठीक है, इसको हमने कहीं भी प्रिपेयर करके नहीं रखते। उसके बाद है सरकारी नीति, सामाजिक नीति में अपने विकास के क्रम में परस्पर जुड़े रहना। तो इसमें यही चीज़ है कि एक विकासवादी पहचान होनी चाहिए। अब आपको समाज में आपकी जो चलेगी फोर्सेस जो चलती है सरकार की, और आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चलेगी, उसको उसमें आपको विकास क्रम में, अब विकासवादी प्रवृत्ति में ढालने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि संख्यात्मक पूर्वाग्रहों के अधीन ये बताया जाता है कि जिस तरह से पूर्वाग्रह किया जाता था प्रकृति रूप से, कि ऐसा किया जाएगा, इस व्यवस्था को इस तरह से लाया जाएगा, तो इनसे आपको टैकल करने की ज़रूरत है, सरकार को इस तरह तरीके से करने की, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको क्रियान्वयन करने के लिए ये पॉइंट को देखना है। और लुकास की जो आलोचना है, मतलब कि आलोचना जो होती है समाज में, समाज की नीति जो है, आलोचना जरूर होती है, तो आपको आलोचना से भविष्य में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है उसको आपको समझने के लिए मिलेगा, तो आपको इसको स्वागत करना चाहिए और इसमें इसको समझने की ज़रूरत है। आगे कड़ा में राइटर ये बताते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला ये बताते हैं कि संगठनात्मक ढांचे, ठीक है, संगठनात्मक ढांचे का स्थापना करना चाहिए। एक आप सिस्टमिक ढंग से लेके आए चीज़ों को, सिस्टमिक ढंग से आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और एक आयोग का, शिक्षा नीति आयोग का, जो एकमात्र इनको लागू करने में दिशा निर्देश में काम करना है। एक सिस्टमिक ढंग से एक आयोग को बनाइए, उस आयोग काम करे। उसके बाद है संस्थागत ढांचा और संतुलन के माध्यम से नीति के लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों का जवाबदेही होना चाहिए। जो सरकारी अधिकारी है, जो इसमें नीति बनाएंगे और जो इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर रहेंगे, स्थानीय स्तर पर रहेंगे, उनको क्या करने की ज़रूरत है, इसमें जवाबदेही की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपसे नहीं हुआ तो आप हाथ खड़ा कर दिए, हैंडसेट कर दिए कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्रियान्वयन को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, और निगरानी करने के लिए एक समिति की बनाने की ज़रूरत है, जिसका संचालन समिति आप बना सकते हैं। जो ये संचालन समिति क्या करेगी, नियंत्रण रूप से इसमें चेक करेगी कि किस तरह से इसमें बातें चल रही है, ये संस्थागत तंत्र को स्थापित करने की जरूरत है। उसके बाद वित्तीय जो समस्या है उसको प्रदान करना चाहिए, और वित्तीय समस्या को प्रदान करने के लिए फंड को अलॉट करना चाहिए, और फंड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ावा देना चाहिए, जिस माध्यम से इसको लागू किया जाए, और आवश्यक जो इनके पास फंड होना चाहिए अलॉट किया जाना चाहिए, ओके, वित्त स्तर पे। नेक्स्ट है कि जो उच्च स्तर पे, उच्च शिक्षा में, ओके, प्राथमिक शिक्षा और मध्य शिक्षा की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उच्च शिक्षा का बात किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में प्राइवेट जो परोपकार है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां है, उनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उनको भी इसमें लाने की जरूरत है। उनको साथ में जोड़ के आपको इनके प्रोत्साहन करके और उनका विकास करना चाहिए।
उसके बाद है प्रतिष्ठित संस्थानों है, ठीक है, उनको सशक्त बनाना और उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देना, स्वायत्तता प्रदान करना, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके और अपना फैसला ले सके। ये सारे पॉइंट है जिसके तहत आपको सरकार को क्रियान्वयन करने में नया एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको करने की जरूरत है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब इसके साथ साथ है राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है। निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये शिक्षा नीति को यदि सही ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाएगा तो ये आने वाले टाइम में एक इतिहास बन जाएगा। आपने जिस तरह से देखा था कि एलपीजी रिफॉर्म देख रहे हैं, आर्थिक बदलाव आपने देखा था कब, 1991। तो ये हमारे लिए इतिहास है ना, हम अभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं। तो ये भी आने वाले टाइम में ये जो एजुकेशन जब हम पढ़ेंगे, जब एजुकेशन के बारे में जानने के लिए मिलेगा तो यह एक इतिहास के रूप में बन के आएगा, उत्थान होगा कि बताया जाएगा कि इस टाइम में ये स्टेप लिया गया तो जिससे तहत हमारी शिक्षा अभी इस जगह पे था और यहाँ पे जाने में इनका प्रोसेस हुआ। लेकिन इनका क्रियान्वयन पे पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए और जो समाज की नीति है उन पे जो जो प्रोसेस होती है उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज क्या आर्टिकल, 2 आर्टिकल मैंने डिस्कस किया। पहला जो है आवास का किराए से रिलेटेड था, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड। आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बोधायस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि आपको पीटी से संबंधित फैक्ट या नोट्स की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 7 से 8 बजे रोज़ का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होता है, चलता है, वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिल जाता है। और मेंस के लिए ये एडिटोरियल डिस्कशन का जो पीडीएफ है उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ से एडिटोरियल डिस्कशन देखने के बाद उस पीडीएफ को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपकी नॉलेज बूस्ट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।